गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर 15 से उसके तीसरे पार्ट यानी जो अन्य शेष प्रश्न बचे थे, आज उन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर 15 जो है वो है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो आइए इस पाठ पर आधारित जो पाठ का 5वां प्रश्न है, सबसे पहले हम उस 5वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। देखिए, चार्ली जो है उसका जीवन पूरा संघर्षों से भरा था और अपने संघर्षों से लड़ते हुए ही उसने अपने जीवन को एक संपन्न मुकाम पर पहुंचाया था। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, चार्ली का बचपन संघर्षों में व्यतीत हुआ था। पिता से अलगाव, परित्यक्ता माँ, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, दरिद्रता व माँ को पागलपन की बीमारी से संघर्ष करना उसके जीवन को दुखपूर्ण बनाती है। कहने का मतलब है, चार्ली के जो पिता थे वह इसके माँ से अलग होकर के रहते थे। माँ जो थी वो परित्यक्ता थी और माँ जो थी वह दूसरे दर्जे के स्टेज की अभिनेत्री थी। यह उसका बेटा था। दरिद्रता व माँ को पागलपन की बीमारी थी। पिता के अलग होने से, दूसरे दर्जे की अभिनेत्री होने से इन्हें आर्थिक समस्याएं भी थीं, ठीक ना। माँ को पागलपन की बीमारी थी, उससे भी चैपलिन को संघर्ष करना पड़ा, जिससे इसका जीवन जो था वो दुख से युक्त हो गया था, दुख से भरा हुआ था। इसके बाद भी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद तथा सामंतशाही के दुष्प्रभाव से मगरूर समाज द्वारा अपमानित किया जाना जैसी जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को एक घुमंतु चरित्र बना दिया था। अर्थात चार्ली जो था वो पूरे समाज से पीड़ित था। पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं उसके पास थी ही, इसलिए वो घुमंतु बन गया था। अर्थात हमेशा वो घूमता रहता था और इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। चार्ली ने बड़े लोगों की सच्चाई को अपनी आँखों से देखा था और उसे अनुभूत कर उसने, यानी उन चरित्रों को, उनकी बड़े लोगों की सच्चाई को अनुभव करके उसने उसे अपनी फिल्मों में चित्रित किया, अपनी फिल्मों में दर्शाया और उनके चरित्रों पर लोगों को हंसने का अवसर दिया कि ताकि उन बड़े आदमियों का जो किरदार है उस फिल्म में हो रहा है उस पर एक सामान्य व्यक्ति भी हंस सके। ऐसा चैपलिन ने प्रयास किया था और वो उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। तो ये था 5वें प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए अच्छी तरह से वीडियो आप अंत तक देखें। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए अब हम इस पार्ट का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 6वां प्रश्न कह रहा है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता है। आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें था कि चार्ली चैपलिन ने त्रासदी, करुणा और हास्य सभी घटनाओं को लगभग एक साथ दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ लेखक कह रहा है कि वह भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता है। तो बहुत सी साधारण बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, कहीं कोई धार्मिक ग्रंथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं इनमें ये बातें आती ही नहीं हैं। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में इसलिए नहीं आता क्योंकि भारतीय कला में रसों की महत्ता तो है, परंतु करुण के साथ हास्य रस का सामंजस्य करना भारतीय कला की परंपरा में नहीं है। यानी करुण रस हो और उसके बाद हास्य रस भी हो, इन दोनों का सामंजस्य हमें कहीं किसी भारतीय कला की परंपरा में नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वह ऐसी नहीं है कि हास्य रस को करुण रस में बदला जा सके। जैसे हमारे यहाँ दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रामायण व महाभारत। रामायण और महाभारत में भी जो हास्य हैं
वह दूसरों पर हैं और दूसरे के दुखों से प्रेरित हैं। और यदि हम, ये तो हो गई हिंदी की बात, यदि हम संस्कृत नाटकों में भी देखते हैं तो उसमें हास्य का एक पात्र होता है जिसे विदूषक कहते हैं। विदूषक जो है वह भी राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां तो अवश्य करता है, लेकिन करुणा व हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं पाया जाता है। अर्थात विदूषक जो है वह राज व्यक्तियों का, चूँकि राजा के पास होता था, राजा को वो हंसाने का कार्य करता था, उसी को विदूषक कहते थे। तो विदूषक जो है वह कुछ राज कर्मचारियों से तो बदतमीजियाँ कर लेता है, यानी हंसी मजाक कर लेता है, तो हास्य रस तो उत्पन्न कर देता है, लेकिन वहाँ अगर करुणा देखा जाए, करुण रस को देखा जाए, तो वहाँ भी करुण और हास्य रस का सामंजस्य नहीं दिखाई देता। अर्थात ये दोनों रस जो हैं वो एक साथ भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं है, भारतीय शास्त्रों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि छठे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ का 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां कह रहा है कि चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। ठीक है, तो बहुत सरल है। देखिए चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है, आत्मविश्वास से लवरेज होता है, सफलता प्राप्त करता है, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ बन जाता है। वह जब अपने आप को वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल मानता है, तो ऐसे क्षणों में चार्ली जो है वह स्वयं पर हंसता है। ठीक है, अब आइए हम इस पाठ का 8वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए 8वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में किसमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों। देखिए यहाँ 2 शब्द आए हैं, एक है मूक और दूसरा है सवाक। आप जानते होंगे कि जब पहली फिल्में बनी थी हमारे यहाँ, जो पहले फिल्में बन रही थी, सर्वप्रथम फिल्में जो बनाई जा रही थी वो मूक फिल्में होती थी, यानी उसमें नायक और नायिका या हम मान लें कि जितने भी पात्र होते थे वो इशारों से काम करते थे, उसमें आवाज़ नहीं होती थी। लेकिन इन मूक फिल्मों के बाद सवाक फिल्में बनने लगी, अर्थात जिनमें आवाज़ें होने लगीं। ठीक है ना, तो स्वाभाविक सी है भाई, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सवाक फिल्मों की तुलना में मूक फिल्मों में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में किस में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, तो मूक फिल्मों में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। अब क्यों? क्योंकि सवाक फिल्मों में कलाकार अपने अभिनय के साथ संवाद का भी लाभ ले सकता है, लेकिन मूक फिल्मों में कलाकार को केवल अपने गहरे अभिनय और शारीरिक भाषा के सहारे ही कुछ अभिव्यक्त करना पड़ता है। यानी सवाक फिल्मों में जहाँ कलाकार जो होते हैं वो बोल करके अपना काम चला लेते हैं, ठीक ना, संवाद का मतलब बातचीत का लाभ लेते हैं। लेकिन जो मूक फिल्में हैं उसमें कलाकार को अपने गहरे अभिनय और शारीरिक भाषा के सहारे ही कुछ अभिव्यक्त करना होता है। नहीं, वह शारीरिक भाषा अर्थात हाथ पैर मुंह हिला करके वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, बताता है। तो इसलिए सवाक फिल्मों की अपेक्षा मूक फिल्मों में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। बस बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।